मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के घटना चक्र एवं पेरिस शांति सम्मेलन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण कर दिए जाने के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अगले दिन जब रूस को सूचना मिली कि ऑस्ट्रिया ने बेलग्रेड पर बम वर्षा की है, तो रूस की सेना भी लामबंद हो गई। रूस की सेना की लामबंदी के कारण जर्मनी का युद्ध में प्रवेश करना अनिवार्य हो गया। 1 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी गई, परंतु 1 वर्ष तक इटली तटस्थ बना रहा। जर्मनी की सेनाओं को बेल्जियम द्वारा मार्ग न देने के प्रश्न को लेकर जब जर्मनी और बेल्जियम में तनातनी हुई, तो इंग्लैंड ने 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही यूरोप की सभी बड़ी शक्तियों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। कुछ ही समय पश्चात यूरोप और एशिया के कुछ अन्य राज्य भी इसमें सम्मिलित हो गए। परिणाम स्वरूप यह युद्ध विश्वव्यापी बनता गया। संपूर्ण विश्व युद्ध के लिए 2 प्रमुख गुटों में बंट चुका था। एक विश्व का गुट है मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में हम देखते हैं कि इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, यूनान, श्याम, साइबेरिया, क्यूबा, पनामा, ब्राज़ील, ग्वाटेमाल आदि थे। दूसरे ध्रुवीय राष्ट्र, जिसे केंद्रीय शक्तियाँ भी कहते हैं, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की प्रमुख थे। विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात शांति सम्मेलन के समय जीते हुए देशों ने 1919 ईस्वी में युद्ध के उत्तरदायित्व का पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जर्मनी तथा उसके मित्र राष्ट्रों को मुख्य रूप से दोषी ठहराया, किंतु युद्ध के लिए किसी एक देश या गुट को उत्तरदायी मानना उचित नहीं होगा। यदि हम उस समय की व्हाइट बुक, ऑरेंज बुक, येलो बुक आदि को देखें, जिनमें क्रमशः जर्मनी, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस ने प्रकाशित करवाया था, तो भी यह ठीक पता नहीं चलता कि वास्तविकता क्या थी, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र ने युद्ध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर न लेकर दूसरे पर थोपा था। परंतु जब हम युद्ध के संबंध में रखने वाले अन्य व्यक्तियों के पत्र, डायरी, संस्मरणों की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध का दोष किसी एक राष्ट्र का न होकर के इसके लिए काफ़ी जो उस समय की परिस्थितियां बन गई थी, सभी राष्ट्र जो उग्र राष्ट्रवादी होते जा रहे थे, उन सभी का सामूहिक तौर पे दोष है वो दिया जा सकता है। प्रोफेसर फे ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि केवल जर्मनी और उसके मित्रों को युद्ध के लिए दोषी ठहराना ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं है। उन्होंने सभी राज्यों को किसी न किसी रूप से दोषी ठहराया है। सर्बिया की सरकार ने हत्या के षड्यंत्र की जानकारी होते हुए भी उसको रोकने की प्रभावी कोशिश नहीं की और ऑस्ट्रिया को भी इसकी जानकारी नहीं दी। बदले की भावना से प्रेरित ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया को विश्व मानचित्र से मिटाने का प्रयास अनुचित ही माना जाएगा, लेकिन सबसे अधिक दायित्व जर्मनी का है, जिसने ऑस्ट्रिया का पूर्ण समर्थन किया। दूसरी ओर रूस को सर्बिया के विनाश की संभावना ने उत्तेजित कर दिया। जर्मनी इस बुलावे में रहा कि यह युद्ध एक स्थानीय युद्ध ही बना रहेगा, किंतु रूस की सैनिक कार्रवाई से जर्मनी भयभीत हुआ। फ्रांस ने रूस का अनुसरण किया, जिससे युद्ध को अब रोका जाना कठिन हो गया। वास्तव में किसी एक राज्य या पक्ष को युद्ध के लिए दोषी ठहराना संभव नहीं है। उस समय विश्व की सभी शक्तियों ने संसार की शांति की अपेक्षा अपने स्वार्थों एवं महत्वाकांक्षाओं को अधिक महत्व दिया। बेल्जियम को छोड़कर कोई राज्य पूर्णतः निर्दोष नहीं था। यह युद्ध विश्व के इतिहास में एक अभूतपूर्व युद्ध था, जो 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक चला। इसमें 30 राज्यों के लगभग 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया। इससे पूर्व विश्व के किसी भी युद्ध में इतनी संख्या में सैनिकों ने भाग नहीं लिया था। इस युद्ध में विजेता और पराजितों दोनों पक्षों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध क्षेत्र में मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या लगभग 80 लाख थी और लगभग 2 करोड़ व्यक्ति घायल हुए। युद्ध के प्रारंभिक 3.5 वर्षों तक ध्रुवीय राष्ट्रों का पलड़ा भारी रहा। इसी बीच रूस में बोल्शेविकों ने जार के निरंकुश राजतंत्र को उखाड़कर साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी।
इस नए सरकार ने जर्मनी से 1917 ईस्वी में संधि कर ली। इसे जर्मनी की स्थिति अधिक मजबूत हो गई। मित्र राष्ट्रों की पराजय निकट दिखाई देने लगी। अब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के जहाज डुबोना शुरू कर दिया। 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिकी जहाज डुबो देने के कारण अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करते ही ध्रुवीय राष्ट्रों की पराजय आरंभ हो गई। 29 सितंबर 1918 ईस्वी को जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय ने सिंहासन छोड़ दिया तथा नीदरलैंड में शरण ले ली। जर्मनी में गणतंत्र स्थापित कर दिया। 11 नवंबर 1918 को प्रातः 11 बजे युद्ध समाप्त हो गया। 1919 का पेरिस शांति सम्मेलन। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर स्थायी शांति की स्थापना हेतु पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 32 देशों को आमंत्रित किया गया। वार्ता को गुप्त रखने के लिए 4 बड़े राष्ट्रों की परिषद का निर्माण किया गया। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसु तथा इटली के प्रधानमंत्री ओरलैंडो प्रमुख थे। इस परिषद के सदस्यों में सभी अपनी अपनी विचारधारा, आदर्शों तथा स्वार्थों की दृष्टि से अलग अलग विचार तथा प्रभाव रखते थे। विल्सन एक आदर्शवादी था जिसकी दृष्टि मुख्यतः पूर्ण न्याय, लोकतंत्र व राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांतों तथा राष्ट्रसंघ की प्रतिबद्धता पर थी, जबकि क्लेमेंसो आदर्शवाद से घृणा करता था। उसके मन में जर्मनी से बदला लेने की उत्कट अभिलाषा थी। वह जर्मनी को इतना कुचल देना चाहता था कि जर्मनी के लिए तीसरी बार फ्रांस पर आक्रमण करना संभव न हो सके। लॉर्ड जॉर्ज विल्सन के 14 सूत्रों में से कुछ को मानने के लिए तैयार था, परंतु वह यह भी नहीं चाहता था कि फ्रांस इतना शक्तिशाली बना दिया जाए कि यूरोप का शक्ति संतुलन ही बिगड़ जाए। वह जर्मनी की नाविक शक्ति को भी कम करना चाहता था तथा ब्रिटेन के लिए लूट के माल में अधिकाधिक हिस्सा भी प्राप्त करना चाहता था। ओरलैंडो ने फ्यूम के बंदरगाह की मांग की, जिसे विल्सन ने स्वीकार नहीं किया। अतः वह सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर चला गया। पेरिस शांति सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों को विजेताओं की प्रतिशोध की भावना से नहीं बचाया जा सका। इस शांति सम्मेलन में देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया। शांति के नाम पर इस सम्मेलन में पराजितों के साथ अनेक संधियां की गई, जैसे सेंट जर्मेन की संधि। ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य भंग करके ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मेन की संधि की गई। इसके द्वारा इटली को ऑस्ट्रिया से दक्षिण टिरोल, ट्रेंटिनो, इस्ट्रिया एवं डालमेशिया के तटवर्ती कुछ द्वीप प्राप्त हुए। ट्रियानो की संधि। हंगरी के साथ ट्रियानो की संधि की गई। हंगरी ने गैर मेमयार लोगों पर से अपना अधिकार छोड़ दिया। हंगरी की सेना घटाकर 35,000 कर दी गई तथा उसकी नौसेना भंग कर दी गई। न्यूली की संधि। बल्गेरिया के साथ न्यूली की संधि की गई। बल्गेरिया को प्रथम विश्व युद्ध तथा बाल्कन युद्धों में जीते हुए सारे प्रदेश लौटाने पड़े। उसकी सैनिक संख्या घटाकर 33,000 कर दी गई। उसे $5 लाख की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देनी पड़ी। सेब्रे की संधि। तुर्की ने भी जर्मनी के समर्थन में युद्ध किया था, अतः उसके साथ सेब्रे की संधि की गई, जिसके अनुसार डोडेकनीज द्वीप समूह, रोड्स के प्रदेश इटली को दिए गए। डार्डेन्स के जल डमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित किया। तुर्की की सैनिक संख्या 50,000 निश्चित कर दी गई, किंतु तुर्की में तरुण तुर्क आंदोलन के कारण सेब्रे की संधि के स्थान पर 1927 में लुसान की संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार उसे बहुत सा खोया हुआ भूभाग भी वापस प्राप्त हो गया। सबसे महत्वपूर्ण जो संधि होती है वह वर्साय की संधि है। वर्साय की संधि पेरिस के शांति सम्मेलन में अनेक संधियां की गई, किंतु इन सभी संधियों में जर्मनी के साथ की गई वर्साय की संधि सबसे महत्वपूर्ण बनी। 28 जून 1919 को इस अपमानजनक संधि पर जर्मनी को हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि के अनुसार जर्मनी को अल्सास लोरेन के प्रांत फ्रांस को देने पड़े। खनिज पदार्थों के संपन्न जर्मनी की सार घाटी दोहन हेतु 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दी गई, किंतु सार प्रदेश पर नियंत्रण राष्ट्रसंघ की का स्थापित किया गया। जर्मनी के अधिकृत स्लेस्विग में जनमत संग्रह किया गया, जिसके आधार पर उत्तरी स्लेस्विग डेनमार्क को दिया गया।
इस संधि में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस के पोल क्षेत्रों को लेकर स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण किया गया। जर्मनी को डेंजिंग का बंदरगाह राष्ट्रसंघ के संरक्षण में छोड़ना पड़ा। जर्मनी को समुद्र पार के अपने विस्तृत उपनिवेशों पर सारे अधिकार मित्र राष्ट्रों को देने पड़े। राष्ट्रसंघ द्वारा उसके उपनिवेशों को मैंडेट पद्धति के अंतर्गत ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रीका आदि में बांट दिए गए। वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी को सैनिक रूप से भी पंगु बना दिया गया ताकि भविष्य में यूरोप की शांति भंग न हो। जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई। जर्मनी की थल सेना अधिकारियों सहित 1 लाख निर्धारित की गई। राइन नदी के पूर्वी तट पर किलेबंदी करने से मना कर दिया गया। उसे वायुसेना रखने का भी निषेध कर दिया गया। उसकी नौसैनिक शक्ति को भी सीमित कर दिया गया। इन सब व्यवस्थाओं के अतिरिक्त $5 अरब की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में 1921 तक देने को उसे मजबूर किया गया। जर्मनी को युद्ध का उत्तरदायित्व भी स्वीकार करना पड़ा। पेरिस शांति सम्मेलन के संबंध में निष्कर्ष रूप से यही कहा जा सकता है कि यदि वार्ता के समय जर्मनी को भी सम्मिलित कर लिया जाता तो वर्साई की संधि इतनी कठोर तथा अपमानजनक सिद्ध नहीं होती। जर्मनी के आर्थिक स्रोतों पर अधिकार करने के बाद भी उसे क्षतिपूर्ति की राशि चुकाने के लिए बाध्य किया गया, जो अनुचित था। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जर्मनी ने युद्ध का समर्थन किया था। अतः यह जरूरी हो जाता है कि जो राष्ट्र अकारण ही आक्रांता बन जाता है उसे यह शिक्षा मिलनी चाहिए और पड़ोसियों पर हमला करने वालों के भाग्य पर ऐसा ही मोहर लगानी चाहिए।